सकते, उन्हें मुफ्त में फिल्म दिखाया जा रहा है। यूपी एमपी जैसे राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और अपनी रिलीज के सिर्फ एक हफ्ते में मूवी नेशनल फिनोमेना बन चुकी है। ये तो मोटे तौर पर आम आदमी के इमोशंस हैं, मगर इस बीच एक ऐसा सेक्शन भी, एक ऐसा तबका भी है जो अब भी इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहा है। ममता बनर्जी जैसे लीडर इसे अपने स्टेट में बैन कर चुके हैं। तमिलनाडु थिएटर्स एसोसिएशन भी फिल्म को नहीं दिखा रही। फिल्म के क्रू मेंबर्स को जान से मारने के अलग अलग तरीकों से धमकियां दी जा रही हैं और बहुत सारे लीडर्स फिल्म को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। ऐसे में क्वेश्चन ये है कि जो फिल्म हर बात प्रूफ के साथ कह रही है, जो असली लोगों की जिंदगी पर बनी है, उनकी तकलीफ बयां कर रही है, ऐसे फिल्म से कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो आज के फनतंत्र के इस वीडियो में हम ऐसे ही लोगों की तकलीफ पर बात करेंगे जिन्हें द केरला स्टोरी से प्रॉब्लम है। क्यों? में आपका स्वागत है। द केरला स्टोरी ने इस देश में कुछ लोगों के पृष्ठभाग में आग लगा रखी। उनकी इतनी बुरी तरह से जली है कि वो न तो ठीक से बैठ पा रहे हैं और न ही उस पर बर्नॉल लगा पा रहे हैं। बस फिल्म से मिली तकलीफ में पॉपकॉर्न बनकर इधर उधर फुदक रहे हैं। मगर मैं पूछता हूं कि भाई प्रॉब्लम किस चीज से है? वेडनेसडे मूवी में नसीर साहब कहते हैं कि सच बोल दिया तो तकलीफ हो रही है। तो क्या आपको इसी चीज को देखकर तकलीफ हो रही है जो आपके पेट में मरोड़े उठ रही है? वाई? ममता दीदी तो इस फिल्म से इतना हर्ट हुई कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में बैन ही कर दिया है। दीदी का कहना है कि इस फिल्म की कहानी मनगढ़ंत है और इससे स्टेट का माहौल खराब हो सकता है। शिवपाल यादव साहब ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि ये फिल्म समाज में नफरत फैलाने के लिए बनाई गई है। केरल के सीएम ने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। शशि थरूर साहब तो फिल्म के आने से पहले ही इसको क्रिटिसाइज कर चुके हैं। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इसे नफरत फैलाने वाली फिल्म बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह फिल्म मुसलमानों के खिलाफ भड़काती है। अब देखिए, इन सारी आलोचनाओं पर मेरा बस इतना ही कहना है कि यह फिल्म किसी धर्म के खिलाफ भड़काती नहीं है। ये तो 3 लड़कियों के साथ जो हुआ उसे बयां कर रही है, उस कहानी को। अब उन लड़कियों को फंसाने वाले अगर एक मजहब के थे तो फिल्म क्या जानबूझकर उसे किसी और धर्म का बता देगी क्या? नहीं ना। आज तक इतनी फिल्मों में ढोंगी बाबा, फ्रॉड हिंदू संत दिखाए गए हैं, तो क्या उन फिल्मों को पूरे हिंदू धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया जाए? अगर फिल्म में कोई ढोंगी बाबा दिखाया जाएगा तो आम हिंदू यही ना सोचेगा कि हाँ भाई, समाज में ऐसे लोग भी हैं, तो ये उन्हीं की बात हो रही है। इसे देखकर हम थोड़े ना ये कहने लगेंगे कि ये तो मेरे धर्म को बदनाम करने की साजिश है। बताइए। उसी तरह अगर केरल में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने मजहब की आड़ में किसी का शोषण किया, उनके साथ प्यार का झूठा नाटक किया, उन्हें आईएसआईएस में भेजा, तो इससे सारे मुसलमान खराब कैसे हो गए? अगर आश्रम जैसी सीरीज बनने से सारे हिंदू संत बदनाम नहीं हो जाते, अगर पीके और ओ माय गॉड जैसी फिल्मों से सारे हिंदू पुजारी फ्रॉड नहीं हो जाते, तो कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी से एक पूरा मजहब कट्टरपंथी कैसे हो गया? जिन लड़कियों पर फिल्म बनी है उनके आखिर में नाम दिए गए हैं, उनके माँ बाप की बातचीत है। उसमें से एक लड़की आज भी अफगानिस्तान में है। इस सब के बावजूद अगर कोई नेता यह कहता है कि यह तो मनगढ़ंत कहानी है, तो उन विक्टिम्स का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? आप ही बताइए। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम पर इतने सेंसिटिव इंटरफेयर ना करें, लोग अपनी मर्जी से कन्वर्ट करना चाहे तो एक बड़ा बैलेंस देखने को मिलता है। अप्रैल 2021 की रिपोर्ट देखिए, 506 लोगों ने रजिस्टर किया कि वो अपना धर्म बदलना चाहते हैं केरला सरकार के सामने। इनमें से 47% लोग ऐसे थे जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किए। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ ज्यादा कन्वर्जन्स देखने को मिल रही हूँ। 2021 के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने भी यही चीज बताई थी। 30,000 से ज्यादा लोगों पर सर्वे किया गया। पता लगा कि सिर्फ 0.7% लोगों ने हिंदुइज्म को छोड़ा था, दूसरा धर्म अपनाया था, और 0.8% लोगों ने बाकी धर्मों को छोड़कर हिंदुइज्म अपनाया था। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पावर के लिए यहाँ पर एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज रची जा रही हैं ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक दूसरे से लड़ाया जा सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इससे बहुत फायदा मिलता है अगर लोगों के अंदर सिर्फ ये नफरत भरी रहे दूसरे धर्म के लोगों के लिए। शुरुआत में सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स थे, फिर गोदी मीडिया ने ये काम करना शुरू किया और अब पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही हैं लोगों को बहकाने के लिए। आज से 100 साल पहले हिटलर के समय में भी ऐसा ही होता था। बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में बनती थी। ट्रायम्फ ऑफ द विल, द ट्रेटर, रॉबर्ट एंड बैट्राम, द इटर्नल जू, ढेर सारी ऐसी फिल्में हैं जो अपनी मन मर्जी से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करती थी, ज्यूज को बदनाम करने का काम करती थी और जर्मन आर्यंस को ग्लोरीफाई करती थी। ऐसे ही बड़े बड़े झूठ उन फिल्मों में भी बोले जाते थे, रिपीट किए जाते थे ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके। ये लोग सिर्फ सत्ता और पैसे के लालच में आकर देश को अंदर से तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन नफरत के सौदागरों को एक चीज याद रखनी चाहिए, हो सकता है ये सक्सेसफुल हो जाए थोड़ा बहुत डर, वायलेंस और नफरत फैलाने में, लेकिन याद रखना ये देश भी ऐसा है जिसने बहुत चीजें सही हैं। जब जब ऐसी ताकतों ने देश को बांटने की कोशिश करी है, देश के लोगों ने इकट्ठे होकर बाउंस बैक किया है। आखिर में मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको इस टॉपिक पर फिल्म देखनी है तो नेटफ्लिक्स पर ये स्वीडिश टीवी सीरीज जाकर इस अच्छे काम को बताने की जगह इस झूठी फिल्म को प्रमोट करते हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म
ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। यहाँ पर एक और ऐतिहासिक ऑपरेशन याद आता है जो इंडियन फोर्सेस ने आईसिस के खिलाफ किया था। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसके ऊपर टाइगर जिंदा है फिल्म भी बनी है। इसकी कहानी अगर आप और जानना चाहते हैं कुकू एफएम पर ये वाला जाएगा। इनका धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए भी। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो इस इंस्पिरेशनल कहानी के बारे में बता सकते थे लोगों को, लेकिन नहीं, झूठी फिल्म प्रमोट करनी थी। दूसरा कारण फॉर्मर डिप्लोमेट तालमीज अहमद बताते हैं इंडिया का सिंक्रेटिक कल्चर और ट्रेडिशन। इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में मुस्लिम्स हिंदुओं और क्रिश्चियंस के साथ मिलजुल कर रहते हैं और इसीलिए एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को उन्होंने रिजेक्ट किया। 2015 में जब पता चला कि सिर्फ 29 इंडियंस ने आईसिस को ज्वाइन किया था, एक रिपोर्ट ने बताया कि आईसिस खुद इंडियन रिक्रूट्स को इंफीरियर मानता था। आईसिस का मानना था कि इंडिया में जो इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता है वो काफी सॉफ्ट वर्जन है, एक ज्यादा लिबरल वर्जन है इस्लाम का। तीसरा, यहाँ पर कई मुस्लिम क्लेरिक्स का भी एक पॉजिटिव रोल बताया जाता है। मार्च 2009 में दारुल उलूम दियोबंद ने एक फतवा इशू किया था इंडिया को दार अल अमन डिक्लेयर करते हुए, एक ऐसा देश जहां पर मिलिटेंट जिहाद प्रोहिबिटेड है। सिमिलरली 2015 में एक जॉइंट फतवा इशू किया गया था 70,000 इंडियन। रशिया से 2,500 लोग ऐसे थे, फ्रांस में 1,700 लोग, जर्मनी में 760 लोग, यूके का नंबर भी 700 के अराउंड था। ये जो सारे देश हैं, इन सारे देशों की पॉपुलेशन इंडिया से कहीं ज्यादा कम है, लेकिन जो लोग आईसिस का शिकार बने वो इन देशों में कहीं ज्यादा है। और यहाँ पर यह चीज भी नोट करने वाली है कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया में। तो फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देशों के कंपैरिजन में ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी कम आईसिस के रिक्रूट्स इंडिया से देखे गए। आप अगर यहाँ पर एक रेशियो देखो आईसिस रिक्रूट्स पर मिलियन पीपल, तो इंडिया में रेशियो 0.5 पर मिलियन है। फ्रांस में 36 गुना ज्यादा है, यानी 18 पर मिलियन। बेल्जियम में 40 पर मिलियन है और जॉर्डन में 315 पर मिलियन। क्या इस चीज को एक बार भी मेंशन किया गया फिल्म में? कुछ लोगों को बहुत मजा आता है अपने ही देश के एक राज्य को ऐसे बदनाम होते हुए देखकर झूठ के बेसिस पर। ओआरएफ की रिपोर्ट में लिखा गया था कि एकेडमिक्स और एक्सपर्ट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इंडिया से इतने कम मुसलमानों ने आईसिस क्यों ज्वाइन करी। इसके पीछे कई फैक्टर्स बताए जाते हैं। पहला कारण इंडियन एजेंसीज का लाजवाब रिस्पॉन्स। आप में से बहुत कम लोग शायद ऑपरेशन पिजन के बारे में जानते होंगे। हमारी एजेंसीज जैसे कि एनआईए और आईबी, इन्होंने एक मिशन किया जिसमें 350 वल्नरेबल मलयाली